हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। देखिए, जैसा कि हमने तुमसे बोला था कि यार कक्षा 12 जो भौतिक विज्ञान जो हमने यार पढ़ाने की जो तुमसे जिम्मेदारी ली है, हमने बोला था कि मैं तुमको भौतिक विज्ञान का संपूर्ण कोर्स दूंगा। मैं तुमको प्रतिदिन डे बाय डे करके तुमको भौतिक विज्ञान के एक एक पॉइंट को बताऊंगा और बहुत बारीकी से समझाऊंगा। तो आज मैं उसका यानी दूसरा भाग लेकर के आया हूं। अगर पहला भाग ना देखा हो तो उसको यानी देख लेना और चैनल को यानी सब्सक्राइब कर लेना। आज हम उसका जो है दूसरा भाग है उसको आज हम तुमको यानी बताने जा रहे हैं। इसका पहला भाग मैंने बहुत बारीकी से बताया है। मैंने पहला जो चैप्टर था तुम्हारा वहीं से शुरू किया है और बहुत एक एक पॉइंट को लिया है, इसलिए उसे ना देखा हो उसको देखना, तब ये बात तुमको आएगी समझ में। राइट, तो देखते हैं अब आगे आइएगा। अच्छा, तो हमने वहां तुमको बताया था, हमने वहां पे तुमको कूलाम का नियम निकाल दिया था। ठीक, किसका नियम? यानी कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम का डेरिवेशन भी करा दिया था मैंने। ठीक है ना। आज देखिएगा, आज हम तुमको बताएंगे। यहां मैंने बताया था कि जहां देखना वहां पे हमने बताया है जहां जो नॉट एप्सिलॉन जो दिया गया है, इसे मैंने बताया था, इसे हम नॉट एप्सिलॉन भी बोलते हैं, इसे एप्सिलॉन जीरो भी बोलते हैं। कोई इस बात में दिक्कत नहीं है, बस ठीक है, अपने अपने बोलने का तरीका है, अपने यानी पढ़ाने का तरीका है। हम कैसे बच्चों को बता पा रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना। तो देखिए आराम से और बिल्कुल ध्यान से समझना, एक एक बात को समझना बहुत बारीकी से। कोई भी चीज बताऊंगा मैं तुमको यहीं पे याद करा के ही मानूंगा, ये मेरा तुमसे वादा रहा। ठीक है, तो देखिए यहां पे अब आइए। तो मैंने बताया जहां जो नॉट एप्सिलॉन है ये निर्वात की, ये मैंने बताया था ये किसकी, ये निर्वात की, इस बात में ये निर्वात की क्या बेटा वैद्युतशीलता है। यह निर्वात की क्या है बेटा वैद्युतशीलता है, इसे हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो अब हम इसी का तुम्हें मात्रक निकाल के बताएंगे। वैद्युतशीलता का क्या बताएंगे बेटा, इसका मात्रक, कि इसका मात्रक क्या होता है। देखना, बस इस फॉर्मूले को याद रखना, जो ये फॉर्मूला जो लिखा है इसको याद रखना है। जैसे ये यहां पे लिखा है, ठीक है, तो हमें एप्सिलॉन जीरो चाहिए, तो इसके लिए क्या करना है कि इन दोनों का आपस में पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखो ये 4 जो दिया गया 4 है, ये तुम्हारी कांस्टेंट राशि है। ठीक है, इसके बाद ये तुम्हारा जो पाई है यहां पे, ठीक है, ये पाई भी तुम्हारी कांस्टेंट है। जो एप्सिलॉन बचा बस इसी की जरूरत थी, तो इसे हम क्या कर लेंगे, इसे हम यहां लिख लेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे तो एफ इंटू कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। ये देखो, अगर यहां पे हम एक मान के अगर इसका गुणा यहां कर दें, इसका अगर यहां कर दें, ठीक है ना, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो एफ इंटू आर हो गया, और हमें यहां कितना मिल गया, Q1 और कितना मिल गया, Q2 मिल गया। राइट, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद, अच्छा ठीक है, देखो हाँ, तो ये हो गया और ये भी हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका हमें निकालना है मात्रक। तो एक बात हमको और ध्यान देना, यहां पे देखना, यहां पे थोड़ी ही लगता है जैसे यानी कि हमसे गलती हुई होगी। यहां देखना इस प्रकार कैसे कि इसका गुणा पहले इसमें करेंगे पूरा। ठीक है, तो देखो जे और जे यहां पे, तो जे बेटा ऐसा हो जाएगा, थोड़ा देखना, इसका पहले इसमें करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, Q1 और कितना Q2 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, और अब देखो इसका इसमें करेंगे तो ये दोनों हैं जो ऊपर ना होकर के कहां बेटा, नीचे आ जाएंगे। राइट, थोड़ा था ऐसा। ठीक है ना, इस बात में ठीक है ध्यान रखना। अब इसके बाद देखिए यहां पे क्या है कि अब देखो Q1 Q2 है, तो Q क्या होता है, हमने बताया था ये क्या होता है, आवेश होता है। क्या होता है, Q आवेश होता है। जो आवेश होता है तो मैंने बताया था कि आवेश का जो मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। तो देखो एक ही हमने क्या यहां कूलाम लिख दिया, यहां बेटा चलेंगे, इसका भी क्या हो गया बेटा, कूलाम हो गया। ठीक है, जो हो गया कूलाम, और इसके बाद आगे प्रति, बेटा एफ है, एफ क्या तुम्हारा बल है, तो बल का मात्रक बेटा क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा न्यूटन होता है। ठीक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और बेटा ये दूरी है, आर क्या थी वहां पे, दूरी, और दूरी जो है, दूरी का जो बेटा मात्रक होता है क्या होता है, वो मीटर स्क्वायर। तो अगर हम पूरा देखेंगे तो बेटा यहां पे क्या मिल जाएगा, कूलाम स्क्वायर, और प्रति बोलते हैं, यहां बटे को प्रति बोलेंगे, प्रति न्यूटन, न्यूटन और क्या हो गया बेटा यहां पे मीटर स्क्वायर हो गया। तो जो इसका जो मात्रक था बेटा नॉट एप्सिलॉन का, तो वो मात्रक तुम्हारा कितना निकल के आ गया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका तुम्हारा जो यूनिट, इसकी जो इकाई थी, इसका जो मात्रक था वो ही निकल के आ गया।
अगर हमने मात्रक निकाल लिया है तो अब हमें क्या करना है, इसकी निकालना विमा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी विमा भी पूछी जाती है तुमसे। ठीक है, तो अब हमें इसकी क्या निकालना, विमा। तो विमा को देखिएगा, तो देखो हमने कूलाम की विमा तुमको बताई थी। ठीक है, याद करो, हमने वहां पे कूलाम की विमा बताई थी। क्या निकल के आई थी बेटा, 80 निकल के आई थी। क्या निकल के आई थी, 80। ठीक है, जो 80 हो गई। ठीक है, न्यूटन बल, क्या चाहिए, बल, क्योंकि बल का मतलब न्यूटन। तो इसकी विमा जो होती है बेटा एम एल और टी माइनस कितनी होती है, 2 होती है। ये लिख दिया। और बेटा यहां क्या लिखा है, मीटर, और मीटर की विमा तुमने पढ़ी है कितनी होती है, एल ही होती है लंबाई की। तो फिर यहां देखिएगा बेटा, ये तुम्हारा, इसको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, तो ए यहां पे ए हो गया। देखो पहले एम को देखो, यहां पे यहां किसे देखेंगे, एम। तो एम को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की पावर आ जाएगी। ऊपर नीचे करने से उनकी घातों की चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। तो एम को ऊपर ले गई, राइट बात। अब देखो एल, यहां पे एल कितने, 2 है, और यहां पे एल 1 है। तो यहां कितने के एल या 3 हो जाएंगे, कब, जहां ऊपर लेके जाएंगे इसे, क्योंकि यहां पे देखना, यहां पे एल कितना है, 1, और यहां पे कितना, यहां पे 2 है। तो 2 1 जब जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये माइनस की हो जाएगी। इसके बाद बेटा अब इसमें आ जाइए, किसमें, टी में। ठीक है, टी में ध्यान देना। यहां पे देखो कितना है, यहां पे 2 टी है। ये भी देखो बेटा माइनस की है। ये माइनस की जब ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी बेटा, प्लस की। तो जे होगे 2 प्लस के, जे होगे तो यहां कितनी यहां टी की, यहां कितना होगा, T4 आ जाएगा। ठीक है, या T4 करेंगे। और बेटा इसके बाद कितना मिला, फिर हमें A2 मिला। तो इसकी जो बेटा विमा निकल के आ गई, वो कितनी निकल के आ गई, M-1 L-3 T4 और A2। ये इतनी इसकी विमा निकल के आ गई। ऐसी इस प्रकार से हम इसकी विमा को निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये राशि कैसी है, ये राशि आदेशी, लिख लो यहां पे, ध्यान कभी ये पूछ देते हैं कि ये राशि कैसी है बेटा, ये राशि तुम्हारी कैसी है, आदेश है। ठीक है ना, तो ये हमको विश्वास है कि ये तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, कि हमने इसका मात्रा कैसे निकाल दिया, इसकी जो विमा है वो हमने विमा कैसे निकाली, तो इस प्रकार से निकाली। तो ये इसका मात्रक होता है एप्सिलॉन 0 का, और इसकी क्या होती है बेटा, यानी विमा होती है। राइट, अब हम चलते हैं आगे की ओर। अच्छा, अब क्या है, देखिए यहां पे बेटा। ठीक है, अब देखना आगे। ठीक है, ये जो चीजें हैं, इसको वीडियो को रोक करके थोड़ा आराम से नोट करते जाना। ठीक है, तुमको जितना है पूरा कोर्स मिलता चला जाएगा। ठीक है, अब आगे आइए, देखिएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 और Q2 कितना मिला बेटा, R², इतना हो गया। अगर देखो हमने बताए थे कि 2 आवेश थे, Q1 था और कितना बेटा, Q2, इनकी बीच की दूरी R थी। ये हमने तुमको बताया था जब कूलाम का नियम बता रहे थे। अगर हम इन दोनों के बीच में Q1 और Q2, ध्यान रखना, Q1 और Q2 के बीच में अगर कोई पदार्थ रख दें, जैसे कांच रख दें या मोम रख दें या तेल, तो कांच, तेल, मोम, जितने जी अगर पदार्थ रख दें, तो इनके बीच में जो बल लगता है उस बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अगर देखिए Q1 और Q2 है ये, अगर इनके बीच में अगर हम कोई पदार्थ, हमने पदार्थ क्या बताया, कागज, अगर कोई चीज रखेंगे तो एटोमेटिक है, इनके बीच में बल तो कम हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरी चीज जब उसको उनके बीच में आकर्षण नहीं होने देगी ज्यादातर मात्रा में। ठीक है ना, तो उनका जो बल होता है, उनका बल का मान जो होता है क्या हो जाता है वो बेटा, यानी कम हो जाता है। तो हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्या क्या मिलेगा, के Q1 Q2 अपॉन कितना हो गया बेटा, R² निकल के आ गया। राइट बात, ठीक है, ये कितना निकल गया। यहां बोलना कि यदि दोनों आवेशों के मध्य, ध्यान रखना, दोनों आवेशों के मध्य कोई पदार्थ, जैसे कांच है बताया हमने, जैसे कांच या तेल या फिर क्या बेटा मोम लग या फिर कागज, तो इनके बीच जो है वैद्युत बल जो होता है, इसका मान होता है, बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखो के, लेकिन जहां के क्या है, देखना बेटा, जहां के जो है ये विमाहीन नियतांक है। क्या बेटा है ये के जो है, इसका कोई विमा नहीं है, ये विमाहीन नियतांक है। इसे उस माध्यम का, ध्यान रखना बेटा, इसे उस माध्यम का हम क्या कहते हैं बेटा, परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, परावैद्युतांक कहते हैं, और उस माध्यम को परावैद्युत कहते हैं। ठीक है, और उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, जिस माध्यम में ये, तो उस माध्यम को परावैद्युत कहते हैं। ध्यान रखना, उस माध्यम को परावैद्युत कहते हैं।
ठीक है ना। तो इसलिए एप्सिलॉन बराबर नॉट एप्सिलॉन के हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, इतना निकल के ये आ जाएगा। हमने क्या बताया, देखिएगा ध्यान रखिए, जहां के क्या है, विमाहीन नियतांक है, इसे उस माध्यम का परावैद्युतांक या एक और दूसरा नाम इसके कहते हैं या इसे और एक दूसरा नाम है जिसे कहते हैं विशिष्ट परावैद्युता। ठीक, क्या कहते हैं, या इसे उस माध्यम का परावैद्युत कहते हैं। इसके स्थान में अगर उठा के इसको मान रख देंगे, किसके स्थान में, इनके स्थान में, नॉट एप्सिलॉन के स्थान में कितना रख दें, एप्सिलॉन रख देंगे उठा करके, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन और Q1 और Q2 अपॉन कितना हो गया, R² निकल के आ गया। ठीक है ना। अब हमें क्या है यहां देखना, इससे एक न्यूमेरिकल बनता है, इस वाले से ध्यान करना। अच्छा एक बात और, जो एप्सिलॉन 0 का मान जो होता है हमने नहीं बता पाया, लेकिन तुम यहां देख लीजिएगा, जो एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है, देखिए हम यहां से हटा दें, ये तुम्हें याद होना चाहिए, ना हो तो ये तो तुम्हें ये कांस्टेंट राशि है, इसका मान तो होता है 8.85 गुणित 10 की घात -12 होता है। कितना होता है, 10 की घात -12, और कूलाम स्क्वायर और बेटा न्यूटन, और कितना होता है बेटा, मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन 0 का क्या होता है, मान होता है, जो कांस्टेंट है ये। ठीक है, ये कभी बदलता नहीं है, यही होता है। ठीक है ना। तो अब यहां देखिए, यहां पे आ जाइए, अगर हम ये इतनी बात को लेकर के चलें तो तुम यहां ध्यान देंगे, के बराबर हमें कितना मिलेगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा, पहले ये बताओ, मिलेगा, के बराबर है ना। तो इससे हम कहा नीचे ले जाएंगे। तो अब इससे एक डेफिनेशन मिलेगी किसकी, यानी माध्यम के परावैद्युतांक की, मतलब काय की परिभाषा, माध्यम के परावैद्युतांक की यहां तुम्हें डेफिनेशन मिलेगी। क्या मिलेगी, देखिएगा जो लिखा है, इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं कि इसे क्या कहते हैं, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता। इसे क्या कहते हैं, एप्सिलॉन को, इसे कहते हैं परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता। ध्यान रखना, याद हो जाएगी। और इसे क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। अभी हमने क्या बताया तुम्हें, इसको हमने क्या बताया, इस एप्सिलॉन को हमने तुम्हें बताया था, इसको क्या बताया, इसको ये बताया परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता। और हमने नॉट एप्सिलॉन को क्या बताया था, इसे बताया था निर्वात की वैद्युतशीलता। बस वो डेफिनेशन निकल के आ गई। अब कहोगे कैसे, देखो, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। नहीं समझे, फिर से एक बात देखो, जैसा हम बोले एक बार हमारे साथ में तुम भी बोलोगे तो यकीन मानना कि डेफिनेशन याद हो जाएगी। देखो फिर से एक बार, हम क्या बता रहे, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, और इसे क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो देखिएगा, तो क्या हो जाएगा, अब देखना यहां पे हो जाएगा क्या, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसकी परिभाषा तुम यहां से नोट कर लेना, ये बेटा यहां पे लिखी हुई है, इसको ध्यान रखना, ये है तुम्हारी डेफिनेशन, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। राइट, ठीक है ना। ये हमने इसकी डेफिनेशन बता दी, और इसको आराम से नोट कर लो, ठीक है ना, लीजिएगा आराम से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक रोक करके नोट आराम से करते जाना, ठीक है। अब आगे आइएगा, ठीक है। देखिए अब हम तुमको आगे लेके चल रहे हैं। अब देखना यहां से तुमको एक क्या है, आइए देखिए यहां पे, अब हम तुम्हें बताएंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा याद होगा, देख लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे इसे हम, क्या कहेंगे बेटा, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, या वैद्युत बल क्षेत्र भी कहेंगे, दोनों चीज याद रखें, वैद्युत बल क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत बल क्षेत्र, इसे ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, यहां पे आइए, अब हम तुम्हें एक एक करके बताने वाले हैं, तो इसे बहुत ध्यान से समझना। देखना, हम देखो कोई अगर डेफिनेशन को अगर याद करना है, अगर किसी परिभाषा को याद करना है, तो कुछ अपने अनुसार मान लेंगे। अगर हम अपने अनुसार कुछ चीज मान करके याद करेंगे तो वो चीज बहुत अच्छी याद हो जाएगी। देखो हम बताते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, लेकिन हमें देखो, हमें याद होना चाहिए, हम कैसे भी करें, कुछ भी करें,
लेकिन हमें याद होना चाहिए। तो बस ये होना चाहिए। बस मेन पॉइंट क्या है, हमारा मेन आधार क्या है कि हम कहीं कुछ भी करें, किसी को क्या माने, मगर हमें वो डेफिनेशन हमारे दिमाग पे आना चाहिए। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं तुम्हारे दिमाग में आएगी। देखना, यहां जाइए, ये तुम्हारा क्या है बेटा, यहां पे एक आवेश रखा है, माना कोई आवेश रखा है, यहां माना ये प्लस रखा है या माइनस का कोई भी हो, तो ये जो आवेश है तो इसका जो यह प्रभाव है यहां तक आ रहा है। ठीक है, कहां तक आ रहा है, इसका प्रभाव जो है, ठीक है, इसका जो यह प्रभाव है ये यहां तक आ रहा है, यहां तक। राइट बात, ये जो आवेश है इस आवेश का प्रभाव कहां तक है, यहां तक, मतलब यहां तक इसका पावर है। ठीक है ना। अच्छा आइएगा, हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक दूसरा आवेश लेके आ जाएंगे। मतलब ठीक है, ये तुम्हारा पहला आवेश जो पहले स्थित था, ये हम एक दूसरा आवेश लेके आ गए। ठीक है, जब ये आवेश जब आया, जब, अच्छा यहां देखना और चीज, जब ये आवेश यहां था तो इसके बीच में कोई बल नहीं लग रहा था, इसे कुछ अपने आप में पता ही नहीं चल रहा था, ये बिल्कुल एकदम की स्वतंत्र था, ध्यान कर लेना। लेकिन जब इस आवेश को हम जैसे अंदर लेके आए तो इसे क्या होने लगा जानते हो, इसे एक बल अनुभव होने लगा। क्या होने लगा, इसे एक बल अनुभव। अब बल कौन सा हुआ, आकर्षण हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, ये तो इन पे आधार है, ठीक, चिन्हों पे आधार है। अगर हम यहां पे माइनस लगा देते हैं तो बेटा क्या लगेगा, आकर्षण पैदा हो जाएगा। मतलब क्या पैदा हो जाएगा, आकर्षण। तो क्या समझे कि यहां पे एक पहले से पहले एक आवेश स्थित था और जहां से हम इस दूसरे आवेश को इसके अंदर लेके आए तो इसने भी बल अनुभव करना प्रारंभ यानी कर दिया। तो अब डेफिनेशन बन जाएगी कैसे, कि किसी आवेश के, ध्यान रखना बहुत अच्छी, क्या बताया हमें, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, समझना, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश, अन्य मतलब ये दूसरा है, कोई अन्य मतलब क्या है, दूसरा, कोई अन्य आवेश बल अनुभव करता है। हमने बताया था, हमने क्या बताया था कि जब ये जो आवेश था ये वाला, जब ये इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था तो इसे कोई बल महसूस नहीं हो रहा था, वो तो ये समझ रहा था मैं अकेला हूं, एकदम की स्वतंत्र हूं। लेकिन जब ये इसके अंदर आ गया, इस वाले के जी आ गया, इसके अंदर जब ये आ गया तो अब इसे क्या महसूस होने, बल महसूस होने लगा। क्या होने लगा, इसे यानी बल महसूस होने लगा। राइट बात। तो बस यही डेफिनेशन है कि किसी आवेश के, जी आवेश है तो इसे मान लेना किसी, ठीक है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश बल अनुभव करता है, इसे हम वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक है, एक बार तुम अपने मन से इसे बोल के देखिएगा, ये डेफिनेशन तुम्हें याद होगी। ठीक है, देखिए बोल के क्या बताया, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश बल अनुभव करता है, इसे वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बेटा ये मैंने लिख दी है, यहां से तुम नोट कर सकते हो। देखिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश बल अनुभव करता है वह वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। याद हो गई होगी डेफिनेशन, ठीक है ना, इस प्रकार से याद किया जाता है। अब आइएगा, अब हम चलेंगे वैद्युत बल रेखा की ओर। ठीक है, अब हम चलेंगे किसमें बेटा, वैद्युत बल रेखा। ये वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ध्यान रखना बेटा, वैद्युत बल रेखा या वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है ना, इसमें ध्यान रखना। अब इसको भी एक आधार मानेंगे हम, इसको भी हम क्या करेंगे, एक आधार मानेंगे और उस आधार को मान करके हम अच्छे तरीके से याद भी कर सकते हैं। कैसे, देखो हमने मान लिया कि क्या किया कि एक हमने वैद्युत क्षेत्र लिया, ये मान लिया ये हमारा क्या है बेटा, एक वैद्युत क्षेत्र है, इसका नाम दे दिया हमने, क्या दे दिया बेटा, वैद्युत क्षेत्र। राइट, अरे कुछ मान सकते हो, हमने पहले बताया था, ठीक है, ऐसा है नहीं लेकिन मान रही है क्योंकि अपने डेफिनेशन को याद करनी है। तो ये क्या हो गया बेटा, वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक, यानी कल्पना करेंगे, एक निष्कोण मतलब जिसका कोई कोण ना हो, एक निष्कोण क्या खींचेंगे, वक्र खींच दिया, ये वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में हमने निष्कोण, ऐसे याद करना, निष्कोण वक्र है, ठीक है, काल्पनिक है,
ठीक है, कैसा बेटा, ये काल्पनिक जो हमने लिख दिया यहाँ पे, काल्पनिक निष्कोण वक्र जो हमने यहाँ से बेटा यहाँ से क्या कर दिया, इसके अंदर या खींच दिया और इस पर एक आवेश लगा दिया। मतलब क्या लगा दिया, आवेश। जो ये आवेश है ये बेटा कैसा है, यानी स्वतंत्र भी है और ये पृथक भी है। क्या है, यानी एकांक, देखो यहाँ पे लिख देना, यहाँ ये हो गया स्वतंत्र भी है और कैसा है बेटा, एकांक भी है। कैसा है बेटा, ये एकांक भी है। बस यही आगे चलता है, बस इतना मान लेंगे और अब हम याद करेंगे, ये डेफिनेशन याद हो जाएगी। तुम कहोगे कैसे, देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र में, ये क्या है बेटा, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, ये क्या था बेटा, काल्पनिक निष्कोण वक्र, ध्यान देना। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र, कैसा, स्वतंत्र व पृथक एकांक धनावेश चलता है, वो हमारी वैद्युत बल रेखा कहलाती है। फिर से देखिएगा क्या बताया हमने कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर, ध्यान देना, जिस पर स्वतंत्र व पृथक एकांक धनावेश चलता है। ठीक है, कौन चलता है, एकांक धनावेश चलता है, वो हमारा वैद्युत बल रेखा कहलाती है। राइट, इतनी बात आई होगी समझ में, ठीक है ना। इसलिए हमने इसे एक आधार मान के तुम्हें याद कराई, इसलिए इसको याद कर लेना। डेफिनेशन जो हमने यहाँ पे लिख दी, देख लेना, ये वैद्युत बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र व पृथक एकांक धनावेश चलता है, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। ये हमने इसकी डेफिनेशन दे दी। अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम तुम्हें बताएं, क्या कि ये बताएंगे कि वैद्युत बल रेखाओं की गुण क्या होते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे याद कर लेना है। वैद्युत बल रेखा के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण बताएंगे। ठीक है बेटा, ये हमारी हेडिंग है, इसे ध्यान देना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हम वैद्युत बल रेखा के गुण बताएंगे क्या क्या होते हैं। पहला देखिएगा, जे एक अकेला धनावेश है। ठीक है, कौन सा बेटा, अकेला धनावेश है। और जो अकेले धनावेश के कारण क्या होती हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये मेरा चित्र बना लेना। ये वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, ये कहाँ की ओर जाती प्रतीत होती हैं बेटा, अनंत पर जाती प्रतीत होती हैं। ध्यान रखना, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, पहला पॉइंट ये है कि अकेले धनावेश के कारण, ध्यान रखना, अकेले धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अनंत पर जाती प्रतीत होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम आएंगे ऋणावेश में, तो इसका भी बेटा ये चित्र बना लेना ये। ठीक है, तो ये भी अकेला है, तो अकेले ऋणावेश के कारण, ध्यान रखना बेटा, अकेले ऋणावेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वे अनंत से आती प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं बेटा, अनंत से आती प्रतीत होती हैं। ठीक है, ये पहला हो गया, ये कितना हो गया, दूसरा हो गया। देखिए पहला ये लिखा है कि अकेले धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखा अनंत पर जाती प्रतीत होती है, या वैद्युत बल रेखाएं अनंत पर जाती प्रतीत होती हैं। और ये इसका बगल से चित्र बना लेना पहला। दूसरा हमने क्या बताया कि अकेले ऋणावेश के कारण, ये लिखा अकेले ऋणावेश के कारण, ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखा अनंत से आती प्रतीत होती हैं। ये अनंत पे जाती हैं, ठीक, धन के कारण, और ऋण के कारण क्या होती हैं, जी यहाँ पे आती हुई प्रतीत होती हैं। अब एक बात और नंबर, अगली बात, वैद्युत बल रेखाएं, जैसे ये हो गया प्लस और ये क्या हो गया बेटा माइनस, तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये धनावेश से चलती हैं और ऋण आवेश में क्या हो जाती हैं बेटा, खत्म हो जाती हैं। इस बात में ध्यान रखना। क्या बताया हमने कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धन आवेश से चल करके और ऋण आवेश में क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ठीक है ना, यानी समाप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार से ये यहाँ चलेंगी और इसी प्रकार से ये बेटा यहाँ चलेंगी, इसे भी बना लेना। ठीक है, ये होगा तीसरा पॉइंट। अगला पॉइंट, अगर कोई वैद्युत बल रेखा है, ये है, अगर हम कोई यहाँ से स्पर्श करती हुई अगर कोई रेखा खींच देंगे, याद रखना हमने बताया अगर ये कोई वैद्युत बल रेखा आई है और इस वैद्युत बल रेखा से अगर कोई स्पर्श करती हुई अगर कोई रेखा खींच देंगे तो वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। समझ में आया,
देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट, वैद्युत बल रेखा धनावेश से चल करके ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है, जो कि मैंने अभी यहां बताया। अगला पॉइंट क्या था कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर हम यहाँ पे स्पर्श रेखा खींची है तो स्पर्श रेखा जो है यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, राइट। अब इसके बाद अगला, अगर ये दो वैद्युत बल रेखाएं हैं, अगर एक वैद्युत बल रेखा ये है और एक वैद्युत बल रेखा ये है, अगर ये दो वैद्युत बल रेखाएं हैं तो ये दो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वे कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों? क्योंकि जहां वो काटेंगी तो वहां पे दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी। कितनी? दो स्पर्श रेखाएं। और जब दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी तो वहां पे दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं होगी। और ऐसा कभी होता नहीं कि एक बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं प्रदर्शित हो, इसलिए यह असंभव है। ऐसा क्या है बेटा? ऐसा असंभव है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। मैंने इसका कारण ही बता दिया क्यों नहीं काटती हैं। ठीक है ना, इस बात क्यों नहीं काटती मैंने इसको तुम्हें हल बताया कि क्योंकि अगर ये जिस बिंदु पर काटेंगी तो वहां पे क्या होता कि वहां पे दो वैद्युत क्षेत्र की क्या होगी? दिशाएं होंगी। मतलब दो स्पर्श रेखा खींचेंगी, दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं होगी। और एक बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं कभी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वहां पे क्या है कि दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी। ठीक है, राइट। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना। तो ये बात देखो, ये हमने सब पॉइंट यहां पे लिख दिए हैं, इनको आराम से तुम नोट कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना, इसे को तुम्हें बहुत वीआईपी तरीके से या नोट करना है, इनको याद करना है। बहुत अच्छी थ्योरी लिखी होगी, तुम्हें याद होगा, इसे याद हो जाएगा। एक बार याद करके देखना, अच्छी तरीके से याद होगा। ठीक है ना। अब हम फिर तुमको कल मिलते हैं, हम आगे लेके चलेंगे। आगे का जो अगला चैप्टर बहुत अच्छा होगा। आगे जो चैप्टर नहीं, अभी इसका और भाग है, अभी ये पार्ट है, इसको और आगे लेकर के चलेंगे और तुमको हम यानी बताएंगे। ठीक है, और बेटा इसको सब्सक्राइब कर लेना और बढ़िया तरीके से करना। धन्यवाद।